हाँ तो दोस्तों, प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकार फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार की बात कर रहे थे। उसी को क्रम से आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अनुच्छेद 16 की बात करेंगे, अवसर की समानता की बात करेंगे। अनुच्छेद 16 की बात करेंगे। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता की बात करेंगे। अवसर की समानता के विषय में कौन कौन सी जो बताया गया है उसको देखते हैं हम लोग। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों सहपाठी मित्रों तक पहुंचाइए और जल्द से जल्द हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर लीजिए। और आज क्रम से आगे हम लोग चलते हैं, अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। अनुच्छेद 16 की बात करते हैं तो इसमें अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता की बात किया गया है। अवसर की समानता में अनुच्छेद 16 का खंड 1 और अनुच्छेद 16 का खंड 2 राज्य के अधीन किसी पद या अन्य नियोजन में नियुक्ति के विषय में सभी नागरिकों को समान अवसर अधिकार प्रदान करता है, अर्थात सभी नागरिकों को ऊंचा उठाने के लिए समान अवसर उपलब्धता को यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है। आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। 4 लाइन को शॉर्ट लाइन में कहते हैं। ये कह रहा है कि अवसर की समानता में अन्य नियोजन में नियुक्ति के विषय में सभी लोगों को क्या दिया जाएगा, समान अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। यह अनुच्छेद 16 खंड 1 और खंड 2 की बात चल रही है। अब हम लोग इसको साथ में देखते हैं। 16(3) की बात करते हैं कि 16(3) में कौन कौन से प्रावधान बताए गए हैं, इसको देखते हैं। 16(3) की अगर बात किया जाए तो 16(3) में देखिए 16(3) अनुच्छेद 16(3) के तहत राज्य नौकरियों में निवास के आधार पर विभेद कर सकता है, अर्थात कुछ रोजगार किसी क्षेत्र के निवासियों के लिए आरक्षित कर सकता है। मतलब राज्य का मतलब होता है यहाँ देश, कंट्री से मतलब है यहाँ राज्य का मतलब होता है देश। हमने कल वाली क्लास में हमको बताया था, राज्य का मतलब होता है देश। यहाँ पॉलिटिकल साइंस जब राज्य का ध्यान रखता हूँ उसको हम देश से हम लोग लेंगे। और ये अनुच्छेद 16(3) का प्रावधान है कि अनुच्छेद 16(3) के तहत राज्य नौकरियों में निवास के आधार पर विभेद कर सकता है, अर्थात कुछ रोजगार किसी क्षेत्र के निवासियों के लिए आरक्षित कर सकता है। मतलब कोई सर्विस किसी क्षेत्र के निवासियों के लिए स्पेशल किया जा सकता है, आरक्षित किया जा सकता है। ये हमारा अनुच्छेद 16(3) का प्रावधान है। अब हम लोग 16(4) की बात करते हैं, लोक नियोजन की अवसर की समानता। हम लोग अनुच्छेद 16 की बात कर रहे हैं, उसमें हम लोग अनुच्छेद 16(4) की बात करेंगे। अनुच्छेद 16(4) को देखते हैं। अनुच्छेद 16(4) में राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार प्रदान करता है, अर्थात राज्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। परंतु आरक्षण का आधार न तो केवल आर्थिक होगा और न केवल जाति सामाजिक आरक्षण का आधार सामाजिक, जाति तथा आर्थिक संयुक्त रूप से ही होगा। प्रदीप कुमार के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि उसको डिटेल से पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि लोक नियोजन की अवसर की समानता किस अनुच्छेद बताई गई तो आप आंसर बताएंगे अनुच्छेद 16 में बताई गई है। लोक नियोजन में अवसर की समानता 16 1 2 3 4 उसका जो सब क्लास है उसको भी हम लोग बारी बारी से देख रहे हैं। तो 16(4) में ये कहता है कि राज्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार प्राप्त करता है, अर्थात राज्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। राज्य इसका मतलब होता है, इसका सार निकल का है 16(4) का कि राज्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। यह अनुच्छेद 16(4) का प्रावधान है। अब हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा, 16(4) में एक चीज और इंपॉर्टेंट उसको भी साथ में देख के लिया जाता है कि 16(4) का जो प्रावधान है, देखिए 16(4) में ये चीज बताया है कि अवसर की समानता के संबंध में महत्वपूर्ण विषय मंडल आयोग की सिफारिशों का राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा लागू किया जाना था, जिसे बाद में उच्चतम न्यायालय में चुनौती भी दी गई। इस वाद में इंदिराशायनी बनाम भारत संघ में 1993 में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया। अब क्या उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया, आइए हम लोग उसको देखते हैं। अब इंदिराशायनी वाला जो केस है बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। इंदिरा शाहिनी से आरक्षण वाला मैटर है, और इसको ध्यान रखिएगा कि देखिए ये जो वाद है इंदिरा शाहिनी बनाम भारत संघ, इंदिरा शाहिनी बनाम भारत संघ का जो वाद है ये रहा। इसमें देखते हैं कौन कौन सी बातों को बताया गया है। इंदिरा शाहिनी बनाम भारत संघ 1993 में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया। 16(4) का प्रावधान हम लोग देख रहे हैं जो आरक्षण से संबंधित है। इसमें क नंबर क्या है, अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) का विरोधी नहीं है, दोनों एक ही क्षेत्र में कार्यरत हैं। अतः अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण को वैध माना। मतलब इंदिरा शाहिनी बनाम भारत संघ के मामले में जो पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की बात किया गया, ये इंदिरा शाहिनी वाले मामले से न्यायालय ने आदेश दिया और उसने कहा अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण क्या है, वैध है, इसका मतलब सही है। अब इसमें ख देखते हैं, आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। उसे इंदिरा शाहिनी वाले मामले में ही बताया गया कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए और पदोन्नति में आरक्षण नहीं लागू होगा। और जो चौथा पॉइंट है घ नंबर, उसमें कहता है तकनीकी पदों पर आरक्षण नहीं लागू होगा। और अंग पॉइंट जो है 5 नंबर कहता है क्रीमी लेयर को निकाल देने पर ही पिछड़ा वर्ग सही अर्थों में पिछड़ा बनता है। क्रीमी लेयर का एक मामला है, इसको आप ध्यानपूर्वक जब देखेंगे तो उसमें बताया गया क्रीमी लेयर की क्या क्या चीजों को बताया गया है, उसमें कितना मानक है उसका। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसी में इस न्यायिक निर्णय के बाद सरकार 76वां और 17वां और 21वां संविधान संशोधन किया, जिसके तहत क्रमशः तमिलनाडु में 69% आरक्षण को वैध बनाया गया और अनुच्छेद 16 में एक नया खंड 16(4) का स्थापित किया गया, जिससे पदोन्नति में आरक्षण को वैध बनाया जा सके। ये हमारा 16(4) का प्रावधान है। 16(4) में हम सारी चीजों को लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग इसी को क्रम से आगे बढ़ाते हुए अनुच्छेद 16 को पढ़ा गया, अनुच्छेद 16(1) को देखा गया, अनुच्छेद 16(2) को देखा गया और अनुच्छेद 16(3) और अनुच्छेद 16(4) को भी साथ में पढ़ लिया गया। अब हम लोग आगे देखेंगे कौन सा अनुच्छेद हमारा आ रहा है। अब इसी में एक पॉइंट और है, इसको भी देख लेते हैं। इस 16 का ही प्रावधान है, उसमें कौन कौन चीजों को बताया गया है ये देखते हैं। 16 में ही बताया गया जो 3 नंबर पॉइंट है, आर्थिक आरक्षित वर्ग की 50% सीमा के पूर्व वर्ष की रिक्तियों सम्मिलित न करने का प्रावधान किया गया। मतलब आरक्षित वर्ग की 50% सीमा में पूर्व वर्ष की रिक्तियां सम्मिलित न करने का प्रावधान किया गया। ये सब 16 का ही प्रावधान है। अब हम लोग आगे देखेंगे, अनुच्छेद 17 की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है और आए भी हैं बहुत सारे एग्जामों में। अनुच्छेद 17 का देखिए अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत में अनुच्छेद 17 की बात करते हैं। अस्पृश्यता का अंत करता है, यह अधिकार प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी है और क्योंकि राज्य अस्पृश्यता का आचरण नहीं कर सकता है, अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 35 के साथ संसद को अस्पृश्यता के आचरण के लिए दंड विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया। अब हम लोग इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, एक एक चीजों को समझेंगे, एक एक शब्द को समझेंगे कि अनुच्छेद 17 क्या कहता है। अनुच्छेद 17 की अगर सार की बात की, अगर निचोड़ की बात की, अनुच्छेद 17 का जो प्रावधान है एक कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है कि छुआछूत का अंत किया जा रहा है, कोई व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत का भेद नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, आए दिन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का भेदभाव न किया जाना किस अनुच्छेद का प्रावधान है। आप कहेंगे अनुच्छेद 17 का प्रावधान है, उसमें अस्पृश्यता के अंत के विषय में बताया गया है। इसको नीचे देखते हैं, इसको परिभाषा क्या बता दिया गया। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, यह अधिकार प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी है
क्योंकि राज्य अस्पृश्यता का आचरण नहीं कर सकता है। राज्य मतलब यहाँ देश से मतलब ये अस्पृश्यता का आचरण नहीं करेगा। और ये प्राइवेट व्यक्तियों के लिए भी है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक किसी के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करेगा, आचरण नहीं करेगा, किसी के साथ छुआछूत पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 17 और 35 के साथ संसद को अस्पृश्यता के आचरण के लिए दंड विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया और 1976 में इसे और कठोर बनाया गया। इसका नाम परिवर्तित करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 किया गया। इस अधिनियम में निम्नलिखित के लिए दंड का प्रावधान करता है। इसको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी बातें बताई गई हैं इस अधिनियम के विषय में। पहला तो दिया है सार्वजनिक पूजा स्थलों से रोकना। कोई सार्वजनिक पूजा स्थलों पर ये नहीं कहेगा कि आप गोरे हैं, काले हैं, ऊंचे हैं, नीचे हैं, कोई वहां छुआछूत का, अस्पृश्यता का आचरण नहीं करेगा। ये हमारा अनुच्छेद 17 का प्रावधान है। इसमें ये बताया गया अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति का अपमान कोई नहीं करेगा। एससी वर्ग के बच्चों को, एससी वर्ग के लोगों का कोई अपमान नहीं करेगा। ये हमारा अनुच्छेद 17 का प्रावधान है। 17 में जो चीज बताई गई है, सिविल अधिकार अधिनियम 1955 में जो चीज बताई गई उसकी बात कर रहे हैं हम। और अनुच्छेद 17 में ही सिविल अधिकार अधिनियम 1955 की तीसरी जो पॉइंट बोलता है, कहता है ऐतिहासिक, दार्शनिक और धार्मिक आधार पर अस्पृश्यता को उचित ठहराना। मतलब कि ऐतिहासिक, दार्शनिक व सामाजिक आधार पर अस्पृश्यता को उचित ठहराना, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। ऐतिहासिक मामलों में क्या है, दार्शनिक मामलों में क्या है और धार्मिक आधार पर अस्पृश्यता को उचित ठहराने बताया गया है। और 4 नंबर में देखते हैं, कहता है सार्वजनिक मनोरंजन स्थानों में प्रवेश पर रोक। और 15 में बताया गया सेवा देने से इनकार। सब सारी चीजों की बात बताई गई कि अस्पृश्यता के मामले में किसी भी आधार पर कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए इसको दृष्टिगत देखते हुए अब हम लोग बात करेंगे उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 की बात करेंगे। अनुच्छेद 18 को देखते हैं कि अनुच्छेद 18 में कौन कौन सी बातों को बताया गया है। अनुच्छेद 18 का प्रावधान है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब होता है कि किसी की उपाधि से मतलब होता है कि इसमें इस उपाधियों का अंत हमारे देश में औपनिवेशिक काल में राजा, राय बहादुर, दीवान बहादुर जैसी असमानता वाली उपाधियां प्रदान की जाती हैं। अनुच्छेद 18 ऐसी उपाधियों के अंत की घोषणा करता है। वस्तुतः अनुच्छेद 18 में उपाधियों के उन्मूलन के बारे में 4 व्यवस्थाएं हैं। उस व्यवस्थाओं को हम लोग देखते हैं क्या क्या है उपाधियों के उन्मूलन के बारे में। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे अनुच्छेद 18 में किसका प्रावधान है, आप बताएंगे उपाधियों का अंत। अगर आपसे ये पूछे उपाधियों का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया था, आप बताएंगे अनुच्छेद 18 में उल्लेख किया गया है, जो कि मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। अब हम लोग का की बात करेंगे, इसमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं दिया गया। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के उन्मूलन के बारे में 4 व्यवस्थाएं दी गई। यह सुनिश्चित करता है कि कोई व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, राज्य के तहत कोई उपाधि सेना, शिक्षा को छोड़कर नहीं लेगा। मतलब ये सुनिश्चित करता है कि कोई व्यक्ति चाहे नागरिक हो या विदेशी, राज्य के तहत, राज्य मतलब होता है यहाँ फिर देश को हम लोग देखेंगे, राज्य के तहत कोई उपाधि नहीं लेगा। मतलब सेना और शिक्षा को छोड़कर कोई उपाधि नहीं लेगा। सेना में जो चीज नाम बताया गया है मेजर, कर्नल, उससे सारी चीजें रहेंगी सेना से संबंधित उपाधियां। और जो शिक्षा को छोड़कर, शिक्षा से संबंधित जो उपाधियां हैं, जैसे पीएचडी जो करते हैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, तो शिक्षा से संबंधित उपाधियां और सेना से संबंधित उपाधियां रहेंगी। और सारी उपाधियों को क्या है उन्मूलन किया गया। अब हम लोग ख की बात करेंगे। यह भारत के नागरिकों को विदेश से उपाधि लेने से रोक लगाता है। भारत के कोई नागरिक है, विदेश से कोई उपाधि लेता है तो भारत सरकार से यहाँ पहले उसको आदेश लेना पड़ेगा, उसे पहले यहाँ से ऑर्डर लेना पड़ेगा। जब भारत सरकार उसे आज्ञा देगा तभी वह व्यक्ति भारत के नागरिकों को विदेशी से
विदेशों से उपाधि लेने पर रोक लगाता है। जब यहाँ भारत से लोग कहेंगे, भारत से आदेश होगा, तभी वह व्यक्ति उपाधि ले सकता है, अन्यथा नहीं ले सकता। ग की बात करें, कोई भी विदेशी लाभ के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना विदेशी राज्यों से कोई उपाधि नहीं ले सकता है। ये भी कहता है कोई भी व्यक्ति विदेशी लाभ के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता है। अगर कोई व्यक्ति विदेश में है, वो नागरिक वहाँ विदेश में है, वहां पर नौकरी कर रहा है या किसी लाभ के पद पर है, किसी लाभ के पद पर है और उसे कोई उपाधि दिया जा रहा है, तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना विदेशी राज्य कोई उपाधि नहीं ले सकता है। उसको पहले राष्ट्रपति से, भारत के राष्ट्रपति से उसे आदेश लेना पड़ेगा, यहाँ से आदेश पारित होगा, उसके बाद ही वो उस उपाधि को धारण कर सकता है, अन्यथा नहीं। घ की बात करते हैं। घ में बताया गया लाभ के पद पर आसीन नागरिक या विदेशी अन्य देश से कोई, इसको आगे बढ़ा लेते हैं, देखते हैं कि क्या उसमें बात को बताई गई है। लाभ के पद पर आसीन नागरिक या विदेशी अन्य देश से कोई भी सुविधा या वेतन राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं ले सकता। ये कहता है लाभ के पद पर भी कोई व्यक्ति अगर आसीन है, नागरिक है या विदेशी अन्य देश से कोई भी सुविधा या वेतन राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं ले सकता। ये हमारा अनुच्छेद 18 का प्रावधान है। अब लोग क्रमशः आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आगे कौन कौन सी बातों को बताया गया है। अच्छा, कुछ मौलिक अधिकार के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, हम लोग उसको ध्यान रखेंगे। कौन कौन से तथ्य उसको देखेंगे। हम लोगों ने अनुच्छेद 16 की बात किया, 70 की बात किया और अनुच्छेद 18 की बात किया। समानता का अधिकार की बात हो गई। अब हम लोग आगे बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार तथ्य हैं, हम लोग उसको देखेंगे, कौन कौन सी बातों को उसमें बताया गया है। अब हम लोगों ने समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक की बात हो चुकी, हम लोगों ने इसको देखा। अब देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हुए कौन कौन सी बातें मौलिक अधिकार के विषय में इंपॉर्टेंट हैं, उसको हम लोग देखेंगे और देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें परीक्षा में आती हैं, उस पर हम लोग अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट बात देखा जाए तो भारत में मौलिक अधिकारों की घोषणा के लिए सबसे पहली मांग सन 1995 में की गई। अगर मौलिक अधिकार की बात आए तो आप ये कहेंगे मौलिक अधिकार की मांग सबसे पहले आपको 1895 में की गई। मौलिक अधिकार की मांग सबसे पहले भारत में मौलिक अधिकार की घोषणा के लिए सबसे पहले मांग 1995 में की गई। ये पहला तथ्य है, आप ध्यान रखिएगा। दूसरे तथ्य को बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइन है, जो मूल अधिकार के जो कुछ और फैक्ट है, हम लोग उसकी बात करते हैं, जो एग्जाम में आते हैं, वहां से क्वेश्चन आते हैं, हम लोग उसकी बात करते हैं। भारतीय संविधान में मूलतः 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख था, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को निरस्त कर दिया गया। अब वर्तमान में कितने हैं? 16 मौलिक अधिकार रह गए हैं। पहले 7 थे, तो ध्यानपूर्वक रखिएगा। भारतीय संविधान में मूलतः 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख था, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया गया और यह अब 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा तथ्य देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ए पूछे कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो आप बताएंगे 6 मौलिक अधिकार हैं। दूसरा तथ्य देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अभी हम लोग अनुच्छेद 18 तक की बात कर ली है, फिर क्रमशः हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 के मध्य में स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग उसकी चर्चा करेंगे।
अब उसके बाद फिर हम लोग शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, हम लोग उसको देखेंगे, अनुच्छेद 23 और 24। फिर अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे। फिर हम लोग 29 और 30 अल्पसंख्यक से संबंधित अधिकार उसकी बात करेंगे। फिर लास्ट में हम लोग संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करेंगे, अनुच्छेद 32। अब वही उसी अनुच्छेद 32 की बात यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत की संविधान की आत्मा है। उन्होंने बताया कि अगर आपको बहुत सारे अधिकार दे दिए गए हों, अगर उसको लागू नहीं किया जा सकता है तो उसका मतलब कुछ नहीं निकलता। तो जो अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें रीट के विषय में बताया गया है, 5 तरह की रीट बताई गई है, हम लोग आगे उसको क्रमशः अच्छे से पढ़ेंगे। और जो दूसरी बात है इसमें देखते हैं कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण का उत्तरदायित्व उच्चतम न्यायालय पर है, सुप्रीम कोर्ट। यस, मौलिक अधिकारों के संरक्षण का उत्तरदायित्व, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के उत्तरदायित्व उच्चतम न्यायालय पर है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट केस रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग उसको भी चर्चा करेंगे, मौलिक अधिकार से संबंधित है। देखते हैं उसमें कौन कौन सी बातों को बताया गया है। ये है मेनका गांधी बनाम, तो थोड़ा नीचे कर लेते हैं, मेनका गांधी बनाम भारत संघ का एक मामला बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मौलिक अधिकार संबंध, इसको देखते हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ नामक विख्यातवाद का संबंध अनुच्छेद 31 प्राणदेही स्वतंत्रता से है, मूल अधिकार से है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामलों में विदेश जाने के अधिकार से संबंधित है। वो बहुत बड़ा डिसीजन रहा, उसको हम लोग देखेंगे एक बार अच्छे से, उस मुकदमे को पढ़ेंगे, क्या क्या उस मुकदमे में डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन सी चीजों को आदेश दिया, कौन कौन सी चीजें लागू। अब हम लोग इसको देखेंगे, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2008 को संसद ने 4 अगस्त 2009 को अपनी मंजूरी प्रदान की। अब ये देखना इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान विधेयक 2008 को संसद ने 4 अगस्त 2009 को अपनी मंजूरी दी। उसके बाद फिर लागू किया गया शायद 2010 से। ठीक, यहां तक की बात हम लोगों ने किया और हम लोगों ने देखा आज अनुच्छेद 16, 17 और 18 के विषय में देख लिया, जो इंपॉर्टेंट तथ्य थे मूल अधिकार की, उस पर भी चर्चा हो चुकी है। अब हम लोग अगली क्लास में अनुच्छेद 19, 22 और 23 की बात करेंगे, जो कि स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 की बात करेंगे, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर क्रमशः में शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 और 24 की चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 की बात करेंगे। फिर 29 और 30 को देखेंगे क्रमशः। उसके बाद फिर हम लोग संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को देखेंगे। मूल अधिकार के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको एक एक चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके समक्ष, आपके सामने पेश किया जा रहा है। जहां से क्वेश्चन बनते हो, क्वेश्चन को भी बताया दिया जा रहा है, प्रावधान को भी बताया दिया जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट मुकदमे हैं, जो इंपॉर्टेंट वाद हैं, उसको भी डिफाइन किया जा रहा है, और कहां से क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है उसको भी हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मूल अधिकार को अच्छे से पढ़ना है, धैर्यपूर्वक पढ़ना है, एक एक चीजों को अच्छे से समझना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई मतलब ये नहीं है कि मूल अधिकार को वही व्यक्ति जाने जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। इस भारत के प्रत्येक नागरिक को अपना अधिकार जानना एक दायित्व है, उसका कर्तव्य है कि अपने अधिकार को जाने, ताकि उसके साथ कोई गलत कोई काम कोई कर न सके, कोई उसके अधिकार को कोई छीन न सके। तो मूल अधिकार तो सब हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि हमारे कौन कौन से अधिकार, आखिर संविधान ने मुझे कौन कौन से अधिकार दिए हैं। ठीक, तो इसी को हम लोग आगे देखते हुए अब हम लोग कल नई क्लास में चालू करेंगे, अनुच्छेद 19 से चालू करेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 की चर्चा करेंगे हम लोग। उसके बाद एक एक चीजों को देखेंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार में कौन कौन सी प्रावधान को बताया गया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। आप चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, अपने दोस्तों, सहपाठी मित्रों तक पहुंचाइए। और हमारा प्ले स्टोर पर प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज का एप्लीकेशन है, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। हमारी सारी कोर्स है बहुत कम शुल्क में हम लोग लॉन्च कर दिए हैं। आपको यूपी ट्रिपल एससी का पेड का
पूरा संपूर्ण कोर्स, पूरा कोर्स हम 45 दिन में समाप्त करेंगे। एग्जाम से पहले पहले समाप्त कर देंगे। कई मैराथन भी जाएगा, आपको निःशुल्क पीडीएफ भी मिलेगा मात्र 299 रुपए में। यूपी सिपाही का पूरा कोर्स हम दे रहे हैं केवल 299 रुपए में। एसएससी जीडी का पूरा कोर्स हम 299 रुपए में दे रहे हैं। हमारे इंडिविजुअल मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश के 149 रुपए में इंडिविजुअल सारे वीडियोज आपको कोर्सेज अच्छे से मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेंगे, आपको मैराथन क्लासेस भी जाएंगे उस पर। और जीएस का संपूर्ण कोर्स इतिहास, भूगोल, राजभाषा, साइंस, करंट अफेयर आपको मात्र 199 रुपए में आपको मिलेगा। उसमें सारी वीडियो अपलोड कर दी गई। आप ऐप पर जाए, अपने दोस्तों सहपाठी मित्रों तक शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन पथ पर आगे चलते रहिए। बस लास्ट में आपसे एक ही लाइन, 2 लाइन बोल के फिर आपके क्लास को एंड किया जा रहा है। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। नमस्कार दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिए। धन्यवाद।